गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में व्याकरण भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को उनके बारे में जानते हैं, है ना, कुछ जानकारियाँ लेते हैं। इसके बाद हम व्याकरण भाग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिंग, पुरुष, वचन, लकार और विभक्तियाँ, है ना, इनकी संख्या क्या है। तो लिंग, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंग। हिंदी में भी होते हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं? संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से जानिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ना। लिंगम, है ना, 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, ठीक है ना। पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। पुरुष भी 3 होते हैं। पुरुष को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। पुरुष को क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाता है, क्रिया की जाती है, ठीक है। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? खाली संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है ना। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, ठीक है। लकार कितने होते हैं? तो संस्कृत में लकार यानी काल, काल यानी समय। तो ये कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 10, ठीक है। विभक्तियां कितनी होती हैं? तो विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है ना। तो लिंग कितने होते हैं? लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे हम बताते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर हमारा होता है पुल्लिंगम, पुल्लिंगम, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होगा? स्त्रीलिंगम। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बताइए? स्त्री लिंगम। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंगम, ठीक है ना। अब पुल्लिंगम में किसका बोध होता है? तो पुल्लिंगम में पुरुष जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक। पुल्लिंगम में किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है ना। जैसे कि रामः, है ना, मोहनः, गजः, ठीक। तो ये सब किस में आ रहे हैं? पुल्लिंग में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? पुल्लिंग में आ रहे हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा, इसे ध्यान से देखिए आप, है ना। पुल्लिंग में किसका बोध होता है? पुरुष जाति का, ठीक। फिर है हमारा स्त्रीलिंगम। तो स्त्रीलिंग को भी देख लेते हैं। स्त्रीलिंगम में स्त्री जाति का बोध होता है। होता है, जैसे रमा, है ना, सीता, सारिका, ये सब किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में किसका बोध होता है? स्त्री जाति का, ठीक। फिर है हमारा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में कुछ निर्जीव चीजें हैं, है ना। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, कीट पतंगे, जिनके लिंग के बारे में पता नहीं चलता। तो वो सब किस में चले जाते हैं? नपुंसक लिंग में, ठीक है। नपुंसक लिंगम, इसमें जो है तो किसका बोध होता है? कुछ निर्जीव वस्तुओं, है ना, निर्जीव वस्तुओं और कुछ, है ना,
ऐसे कुछ ऐसी कीट पतंगे, है ना, जिनके लिंग के बारे में पता नहीं होता। बारे में क्या नहीं होता, पता नहीं होता, है ना। वे सब किस में चले जाते हैं, नपुंसक लिंग में चले जाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, थोड़ी देर, भवनम। भवनम यानी क्या होता है, भवनम यानी घर होता है ना, ये भी निर्जीव है, ठीक। नीडम, नीड यानी क्या होता है, घोंसला, ठीक। तो इस प्रकार के जो है ना, कमल हो गया, कमलम, पुष्पम, फलम, ये सब क्या है, सब नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, और इनकी पहचान भी जाना। अब हम देखते हैं बच्चों पुरुष। तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, अभी हमने बताया है, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष, पुरुष किसको बोलते हैं, कर्ता को बोलते हैं। कर्ता क्या होता है, जो क्रिया को करता है ना, अर्थात क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब ये होते कितने हैं, तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसे हम अब जानेंगे, है ना। तो 3 होते हैं, 3 में कौन कौन से आते हैं, साथ में इनकी पहचान भी जानेंगे। हम यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं, है ना। पहला पुरुष, फिर वचन में रहेगा हमारा एक वचनम, फिर द्विवचनम, बहुवचनम। ये देखिए, तो अब आपने देख लिया ना कि वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में, खाली संस्कृत में 3 वचन होते हैं, है ना, हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रथम पुरुष की हम पहचान जानते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, है ना, और ये वचन के अनुसार कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि ये है हमारा, क्या है, क्या है, सा। ये क्या है, सा। ये क्या है, तत्, ठीक है ना। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, लिंग पढ़ा। कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। तो वही चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो पुल्लिंग में इसे शाह बोलते हैं, स्त्रीलिंग में सा बोलते हैं, और नपुंसक लिंग में तत् बोलते हैं। लेकिन अर्थ तीनों का क्या होता है, एक ही होता है। अर्थ तीनों का क्या होता है, एक। इसका अर्थ भी क्या होता है, ये है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है पुल्लिंग, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, नपुंसक लिंग है। थोड़ा हमने शार्ट में लिखा है, लेकिन बच्चों तीनों का अर्थ सेम ही होता है। तीनों का अर्थ एक होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है ना। सह, सा, तत्, ठीक है ना। सह को पुल्लिंग में इसको सह बोलेंगे, स्त्रीलिंग में सा बोलेंगे, और नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे, तत् बोलेंगे। लेकिन अर्थ तीनों का क्या होगा, वह होगा। किसके लिए इसका प्रयोग हो रहा है, तो एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। किसमें है ये, प्रथम पुरुष में है। ये प्रथम पुरुष का एक वचन वाले शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। साथ में यदि मान लीजिए किसी का नाम हो, राम, है ना, सीता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो, सब चलेगा, है ना। राम, सीता, मोहन, ठीक। तो ये सब किस में आ रहे हैं, सब प्रथम पुरुष में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं,
प्रथम पुरुष में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से शाह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तव हो जाएगा। सा है तो ते हो जाएगा, द्विवचन में जाएगा। और तत् है द्विवचन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। तीनों जो है सेम वही क्रिया है। ये भी क्या है, पुल्लिंग है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ये क्या है, नपुंसकलिंग है, ठीक है। लेकिन अर्थ तीनों का क्या होगा, अर्थ तीनों का सेम होगा। इन दोनों का, इसका अर्थ क्या होगा, वे दो। द्विवचन में है ना, तो क्या हो जाएगा, वे दो बोलो या फिर वे दोनों, कुछ भी बोलिए, सब चलेगा, ठीक है। फिर है शाह तव, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ते, फिर ताह, फिर क्या आ जाएगा, तान। वही चीज है, ठीक है ना। क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन इन सब का अर्थ क्या हो जाएगा, इसे हम वैसे ही लिख देते हैं जैसे लिखा है ना। तो ते ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये क्या है, नपुंसकलिंग, ठीक है। लेकिन इनका अर्थ क्या होगा, तो इनका अर्थ हो जाएगा, तीनों का अर्थ हो जाएगा वे सब। क्या हो जाएगा, वे सब। उसी तरह से नाम है तो दो नाम है तो द्विवचन में चला जाएगा, जैसे दो राम, दो सीता, दो मोहन, है ना, दो राधा, तो द्विवचन में चला जाएगा। सभी राम, सभी सीता, सभी मोहन, ये सारे शब्द किस में चले जाएंगे, बहुवचन में चले जाएंगे। तो एक वचन में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी एक चीज हो उसमें एक वचन का प्रयोग होता है। द्विवचन में दो का, और बहुवचन में दो से अधिक है तो वो सब कहाँ चले जाएंगे, बहुवचन में। दो से कितनी भी हो, है ना, दो से ज्यादा जो हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, है ना, जो है सब किस में चले जाएंगे, बहुवचन में चले जाएंगे। तो ये था हमारा प्रथम पुरुष और इसकी पहचान, ठीक है ना। अब ये भी जानो कि प्रथम पुरुष क्या है, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो वो किसकी श्रेणी में आता है, प्रथम पुरुष। यानी कि जिसके बारे में क्या की जा रही हो, बात की जा रही है ना, वो किस में चला गया, प्रथम पुरुष में। जिसके बारे में बात की जाती हो वो क्या कहे, किस में जाएगा, प्रथम पुरुष में, ठीक है ना। पुरुष कितने होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है ना। जिसमें हमने प्रथम पुरुष की पहचान आपको बता दिया है, ठीक है ना। प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है, साह, सा, तत्, किसी का नाम हो, तौ, ते, ता, ता। इसको आप ऐसे पढ़िए, साह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानी, ठीक है ना। एक वचन में साह, द्विवचन में गया तो तौ, बहुवचन में गया तो ते। साह तौ ते, स्त्रीलिंग में तो सा ते ता, और फिर तत् ते तानी, ठीक है, तत् ते तानी, वहां पहुंच, है ना। तो ये था हमारा प्रथम पुरुष और उसकी पहचान, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष के बारे में, ठीक है। इसे आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है बच्चों, मध्यम पुरुष की पहचान है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम अर्थात कि जिससे हम प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने है ना, वो सब किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में, ठीक है। मध्यम पुरुष सीधे समझिए कि जो प्रत्यक्ष है ना, जो प्रत्यक्ष यानी सामने है, ठीक है ना, कर रहा हो, है ना, वह किस में जाता है, वह किस में जाता है, मध्यम पुरुष में। जिससे प्रत्यक्ष बात की जा रही हो, आमने सामने बैठ के जो बात कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष में। लेकिन ध्यान रहे, सुनने वाला, है ना, खाली सुनने वाला मध्यम पुरुष में आता है, बोलने वाला किस में जाएगा। जब दो व्यक्ति बैठे हैं तो जो सुनेगा, जो क्या करेगा, जो सुनेगा वो किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में। जो बोलेगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, है ना। जो बोलेगा वो उत्तम पुरुष में चला गया, और जो क्या कर रहा है, जो सुन रहा है, वो किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में, ठीक है ना। सुनने वाला, खाली सुनने वाला,
प्रत्यक्ष बात हो रही है तो जो सुन रहा है बात को वो किसमें जाएगा, मध्यम पुरुष में, और जो बोल रहा है वो किसमें जाएगा, उत्तम पुरुष में। जिसके बारे में बात की जा रही हो, किसके बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है वो किसमें जाएगा बताइए, वो जाएगा प्रथम पुरुष में। ठीक है, अब इसकी पहचान जानते हैं बच्चों। तो ये है तुम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सभी को ही जानते हो, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, तुम, एक वचन में, है ना। फिर है युवाम, ऐसे भी लिखेंगे और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है तुम दो, क्योंकि ये द्विवचन में है ना। फिर तुम युवाम यूयम, ऐसे भी लिखें या फिर ऐसे भी लिखें। ठीक है, इसका अर्थ होता है तुम शब्द। ठीक, तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक, तो मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष की पहचान क्या है, त्वम, युवाम, यूयम। लिखने में आप कोई भी लिख सकते हो, इधर का भी लिख लीजिए, इधर का भी लिख लीजिए, क्योंकि ये जो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो ये इससे माँ का उच्चारण ही निकलता है, अर्थात ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, यानी शो कर रहा है किसके साथ, माँ ऊपर लगा हुआ है, यानी आधा माँ, त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, तो त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम शब्द। तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। अब है हमारा उत्तम पुरुष। अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष। ठीक है ना, तो उत्तम पुरुष में हम उत्तम पुरुष की पहचान क्या क्या है, पहले इसे हम देखते हैं। अहम, आवाम, ठीक है ना। उत्तम पुरुष के बारे में हमने बताया ही कि बात करने वाला, है ना, बात करने वाला। ठीक है, जो बात को कर रहा है तो वो कौन कहलाएगा, उत्तम पुरुष में। इसका मतलब क्या होता है, मैं, हम दो और हम सब। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। क्या, जो बात को कर रहा है, अभी हमने बताया कि जो सुन रहा है ना, सुनने वाला मध्यम पुरुष में, बोलने वाला उत्तम पुरुष में, और जिसके बारे में बात की जा रही हो वो किस में चला जाएगा, प्रथम पुरुष में। सबकी हमने पहचान भी बता दिया है। अहम, अहम को आप ऐसे भी लिखे या फिर ऐसे कैसे भी लिखे चलेगा, है ना। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बताइए, लिंग और पुरुष हमने पढ़ा। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है ना, कुछ क्रियाओं के बारे में हम जानते हैं, है ना, क्योंकि क्रिया अर्थात क्या होता है, क्रिया को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है ना, कर्ता हमने पढ़ लिया है, अर्थात पुरुष हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे धातु। ठीक, तो कुछ एक ही धातु हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे पठ धातु ले रहे हैं। ठीक है ना, धातु यानी क्रिया, और क्रिया जो है तो हमारे द्वारा दिन भर में कई प्रकार की क्रियाएं की जाती है ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, सोना, है ना, ये सारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा लिंग, फिर क्या पढ़ा, पुरुष। ठीक है ना, अब पुरुष का संबंध किससे होता है, पुरुष का संबंध अर्थात क्रियाकर्ता का संबंध जो है तो किससे होता है, क्रिया से होता है। कर्ता का संबंध किससे होता है, क्रिया से। और क्रिया क्या की जाती है, समय पर की जाती है ना। आज हमने किया,
कल हमने किया, परसों किया, आने वाले समय में किया, बीते हुए समय में किया, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लकार। लकार को ही क्या बोला जाता है संस्कृत में, काल। काल यानी समय, ठीक है ना। तो हम जो है क्रिया, क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्रिया को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे, अर्थात जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया के साथ हमारी ये सारी चीजें साथ में चलेंगी, है ना। धातु, क्रिया और लकार। लकार हमने बताया था संस्कृत में कितने होते हैं, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख ऐसे लकार हैं जो खाली आपके पढ़ने योग्य हैं, है ना, बाकी फिर अपर क्लास के लिए है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम 5 लकार ही आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, उनके बारे में और अच्छे से आपको समझाएंगे। ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक। पुरुष, है ना, धातु, लकार, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है ना। इसलिए इन सबको हम साथ में लेकर ही क्या करेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे, धातु को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिया, ठीक है। थोड़ा बच्चों आप इसे अच्छे से समझिएगा, गहराई से, क्योंकि यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर आपसे सेंटेंस बनाते बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम चलते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे, धातु अर्थात क्रिया, ठीक। क्रिया के साथ हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, लकार अर्थात काल, यानी समय को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये जानते हैं, क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, इसे हम जानते हैं ये कितने होते हैं, 10। लेकिन आपके पढ़ने के लिए, है ना, ऊंची क्लास के, है ना, ऊंची क्लास के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हम 10 लकार पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ प्रमुख 5 लकार हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है हमारा लट लकारा। क्या है, लट लकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, ठीक। दूसरा है हमारा लिट लकारा, यानी कि भविष्य काल, ठीक। थर्ड नंबर है हमारा लंग लकारा, भूतकाल, अर्थात जो हमारा समय बीत चुका है, ठीक। फिर है हमारा 4 नंबर है लोट लकारा, यानी कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आज्ञार्थी, आर्डर, है ना, जैसे कि तुम पढ़ो, तुम जाओ, है ना, इन सारी चीजों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोट लकार का। लास्ट हमारा क्या बच रहा है, 5 नंबर, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा विधिलिंग लकार। आखिरी वाला हमारा क्या है, 5 नंबर, विधिलिंग लकार। लकारा, ठीक। चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चाहिए के अर्थ में, ठीक। जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए, या तुम्हें पढ़ना चाहिए, या उसे पढ़ना चाहिए, है ना, घर जाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में जब, है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विधिलिंग लकार का। लट लकार में वर्तमान काल आता है, लिट लकार में भविष्य काल आता है, लंग लकार में भूतकाल आता है, और लोट लकार में क्या आता है, आज्ञार्थे। विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में, ठीक है। अब हम पुरुष, क्रिया, है ना, पुरुष, क्रिया और धातु सबको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। एक चार्ट हम बना रहे हैं ना, उस चार्ट के माध्यम से ही हम आपको समझाएंगे कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। पहचान भी हमने बता दी है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की पहचान, ठीक है। इसमें हम देखते हैं लट लकारा पहला नंबर, ठीक। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। धातु कौन सी हमारी रहेगी,
तो हमारी धातु इसमें रहेगी पठ धातु। पठ का अर्थ क्या होता है, इसमें धातु कौन सी चलेगी, पठ धातु। पठ यानी क्या होता है, पढ़ना। पठ यानी क्या होता है, पढ़ना। ठीक है ना, पठ यानी पढ़ना। अब चलते हैं हम, ध्यान से इसे आप लोग देखिएगा। पठ धातु से ही पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, पठ धातु से ही हम चलेंगे, ठीक रहेगा ना। तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुष। ठीक, पठ धातु को लेके चलते हैं। तो एक वचन में जाएगा तो पठ है, तो करना कुछ भी, सभी में देख लीजिए पठ, हम सब में पठ लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें जो है तो हम किसके अनुसार बदलते चले जाएंगे, वचन के अनुसार। ठीक है ना, इसमें जो हमारा लास्ट में प्रत्यय लगता है वो ती, इसमें लगेगा तो ताह और इसमें लगेगा तो अंति। समझ में आया। तो हमने इसको क्या लिख दिया, पठंती। क्या लिखा है इसे हम, हाँ ये देखिए पठंती है ना, पठती पठता पठंती। ठीक, फिर हो जाएगा यही जब मध्यम पुरुष में जाएगा तो सी लग जाएगा है ना, पठासी पठथा पठत। ठीक, फिर उत्तम पुरुष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पठामि पठावः और पठामः। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है बहुत कई धातुओं को बना सकते हैं। ठीक है ना, पठ यानी पढ़ना, गम यानी जाना, ठीक है ना, लिख यानी लिखना, क्रीड यानी खेलना, रुद यानी रोना, चल यानी चलना, तो पा यानी पीना, नी यानी ले जाना। तो इस तरह से बहुत सारी धातुएं हैं जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो। लास्ट में ये सारे प्रत्यय लगा, इसमें ती लगा है, इसमें तह लगा, इसमें अंति लगा है, इसमें सी, इसमें थह, इसमें था, इसमें मी, इसमें वाह, इसमें माह लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जब हमारे साथ क्या हो जाता है, ये हल कब हटेगा हमारा, जब हम इसके साथ क्या लगा दें, स्वर लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पे जब हल लगा है तो ये सीधे बता रहा है कि इससे क्या हट चुका है, स्वर हट चुका है। और जैसे ही हल हट जाता है तो ये पूर्ण हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पूर्ण शब्द बन जाएगा। वैसे जो है तो अभी यहाँ पे ठा जो है तो क्या है, आधा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हल लगा हुआ है। पठति पठता पठंती, प्रथम पुरुष में है तो ती लगेगा। जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहले हम चले जाएंगे, बैक हो जाए, ये आप लोग पीछे जहां हमने पहचान बताई थी कि शाह तौ ते बताया था हमने ना, तो सह यानी वह और पठत यानी पढ़ता है, तो इसके साथ जब हम सह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या लगा देंगे, तौ लगा दो, तो वे दो तौ पठता, बहुवचन में चला गया तो ते पठंती, यानी वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं। इसमें लिख दीजिए आप त्वम, है ना, इसमें युवाम और इसमें यूयम। ठीक, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो। फिर इसमें हो जाएगा अहम, आवाम और वयम। ठीक है, अहम आवाम वयम, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सभी पढ़ते हैं। इस तरह से वाक्य की क्या की जाती है बच्चों, रचना की जाती है। लेकिन ये हमसे तभी बनेगा जब हम इसे अच्छे से समझेंगे। प्रथम पुरुष की हमें पहचान भी समझनी पड़ेगी। ये देखिए इसकी पहचान है ना, स्त्रीलिंग में भी यहाँ सा भी लिख सकते, नपुंसक लिंग तो पढ़ ही नहीं सकता है ना। क्रिया करने का काम सीधे कौन कर सकते, जो सजीव होते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। तो इसमें सा या सा का ही प्रयोग होगा, है ना। तौ ते, है ना, ते ता, बस हो गया। बाकी सब नपुंसक लिंग का तो प्रयोग ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। ठीक है ना, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ती हैं, वे पढ़ते, वे सभी पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ती हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है आपको पहचान को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाना है।
तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? लिंग पढ़ा, वचन लिंग पढ़ा हमने, पुरुष पढ़ा और पठ धातु से सेंटेंस बनाना पढ़ा। नेक्स्ट जो है तो हम पढ़ेंगे लट लकार में हमने अभी आज क्या पढ़ा? पठ धातु पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम गम धातु पढ़ेंगे, है ना, और कुछ लिट लकार, है ना, लिट लकार लंग लकार से संबंधित सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तब तक आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए। थैंक यू।